बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में जानना चाहती है ना, उसका एक बेसिक क्वेश्चन ये है आम एंटरप्रेन्योर का, एक एसएमई के मालिक का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से उसको क्या फायदा हासिल हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को भूल जाइए कि चाइनीज लैंड के भूखे हैं, वो पाकिस्तान में लैंड लेने आ रहे हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये लॉ ही नहीं है कि वो लैंड बेचते ही नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर आता है, वो हमेशा अपने साथ दो चीजें लेके आता है। नंबर 1 टेक्नोलॉजी, नंबर 2 फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट। अगर आपके पास चाइनीज टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं तो सबसे पहले आपका कट किस चीज पे आएगा? आपकी इंपोर्ट। आप $5 बिलियन का, $4 बिलियन का, $3 बिलियन ओनली फॉर द सोलर पैनल आप इंपोर्ट कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। ड्यूटी फ्री आ रहा है, करते जा रहे हैं। कंक्रीट के आपने बंकर्स बना दिए यहाँ पे। उससे यह ज्यादा बेहतर नहीं था कि चाइना से कोई 2-3 कंपनियों को यहाँ पे पार्टनरशिप में ला सोलर सेल बनाने का प्लांट पाकिस्तान में लगाया जाता और पाकिस्तान की $5 बिलियन आपका ट्रेड डेफिसिट कहाँ पे बैलेंस हो सकता है? अगर किसी को ऐसा लगता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले एक दफा मार्शल प्लान जाके स्टडी कर लें। लाइन ट्रेन नहीं है, ये कितने से पाकिस्तान। अच्छा देखिए, ये हमारे वजीर आजम साहब की एक जिद भी थी। हमारे यहाँ पे तो एक लाइन है, बीजिंग में मेरे ख्याल 28 लाइनें हैं कि वो सब्सिडाइज कैसे करते हैं कि वो उसके साथ जो उसके एग्जिट्स होते हैं वहां पे फ्री मार्केट्स बना देते। हमने एग्जिट्स को खाली छोड़ दिया, उन पैसों से वो सब्सिडाइज कर देते हैं। लेकिन हमने इस चीज को सोचा नहीं। पाकिस्तान को, हमें लोगों को अवेयरनेस देने की जरूरत है। मैं आपसे सवाल करता हूं, गिलगित बल्तिस्तान का बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, बलूचिस्तान का बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी ये भी बता दें कि उन्होंने कितनी प्रपोजल्स ऑनलाइन अपलोड की हैं। रवांडा एक ऐसा मुल्क है सेंट्रल अफ्रीका का जो कि जंग ज़दा, तबाह ज़दा, मर गया, तबाह हो गया, लाखों लोग तब मर गए वहां से। रवांडा की आज ग्रोथ 9% है, आपकी 4.1% है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समा फैजी एंड यू आर वाचिंग पब्लिक बिजनेस। नाज़रीन, पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो एक बड़ी मिसाली है और जो इसके दरमियान पाकिस्तान के जो बायलैटरल रिलेशन है विद चाइना, उसमें सी पैक वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है। पूरी दुनिया की नज़रें भी इस सी पैक पे हैं और पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होगा, चाइना को इससे क्या फ़ायदा होगा, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं जनाब आमिर अली साहब, जो तकरीबन 2 दिहाइयों से चाइना के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप में हुकूमत की तरफ से भी शामिल हैं और चाइनीज़ गवर्नमेंट भी उनको ऑन करती है। उनसे जानेंगे कि किस तरह से चाइना पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ते हुए वो देख रहे हैं और सी पैक जो 2.0 की बात हो रही है उसका किस तरह से बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में फ़ायदा उठा सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? करिए सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मुझे ये सर बेसिकली जो बिज़नेस कम्युनिटी पाकिस्तान में जानना चाहती है ना, उसका एक बेसिक क्वेश्चन ये है आम एंटरप्रेन्योर का, एक एसएमई के मालिक का, कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से उसको क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है। अच्छा, इस आपके आंसर पे आने से पहले मैं एक आपने जो इंट्रो दिया वो बड़ा ज़बरदस्त था सर, कि पाकिस्तान और चाइना इकोनॉमिक रिलेशनशिप। दुनिया में इकोनॉमिक रिलेशनशिप हमेशा बेस करते हैं 2 चीज़ों पे। नंबर 1 आपके म्यूचुअल इंटरेस्ट पे। क्या आपका चाइना के साथ म्यूचुअल इंटरेस्ट है? और वो म्यूचुअल इंटरेस्ट जो है वो जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रैटेजिकल होता है, एंड देन इट कम्स थ्रू जियो इकोनॉमिकल। एग्जैक्टली, ये 3 सेक्टर्स हैं। 3 सेक्टर्स हैं। तो क्या हम इन तीनों सेक्टर्स में चाइना के साथ मैच कर रहे हैं, किसी जगह पे खड़े हैं? अगर हम किसी जगह पे खड़े हैं तो इसका मतलब है कि वी आर विद द राइट पीपल। स्टार्टिंग फ्रॉम 2025 मई, यही महीना था, पिछला महीना था जी जी। क्या आपने नहीं देखा कि उस वक्त एक बहुत बड़ी पावर जो पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, और वो पावर क्या थी? एक अनसीन पावर थी। और वो क्यों थी? दैट इज अ क्वेश्चन। हाँ, वो क्यों थी? एक कंट्री के पाकिस्तान में स्टेक्स है और वो स्टेक्स हैं स्ट्रेटेजिकल एंड इकोनॉमिकल। उनकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है फॉर $68 बिलियन ऑलरेडी फॉर CPEC phase 1 which is almost been completed. And for CPEC phase 2 they want to regulate their 12 western provinces based on what? Based on the strategical route they will use from Pakistan, and that is through Gwadar. So that all 12 western provinces, what is the key in their hand? What we call is CPEC.
Chinese, they always call it BRI, Belt and Road Initiative, which is covering for more than 140 countries globally. यहाँ And- पे and sorry this to strategical interrupt. area- हाँ, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लोगों को डिफरेंस ही नहीं पता BRI और CPEC में, इसको थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट में इफ यू कैन एक्सप्लेन प्लीज। देखिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ये एक ग्लोबल फिनोमेना है, and CPEC is a flagship project of Belt and Road Initiative. That means it will assist, and especially that all the Central Asian countries that still we want to provide them a route up to our ports. It is not only Gwadar, even Pasni, even Jiwani, or even Karachi. So we have to because we have the natural deep sea ports, and this link was like some powers like the Great came in 19th century. That was for what? The Russia was trying to reach to these shores. Hot Like, waters. yes, so हम वहाँ से इसको देखना शुरू करें तो हमें नज़र आना शुरू होता है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चैप्टर है, एक बहुत बड़ा सेक्टर है। इसकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इसकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इसकी जियो इकोनॉमी बनाती है। Why don't we use it? If China is expecting to develop its 12 western provinces through the route of CPEC and by the port of Gwadar, so do you have the expectation how many containers can be transported? How many? Maybe 1 million, 1.2 million annually. अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। I try to make it more simple. अच्छा, उसके बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी आ रही हैं? फिर एक है आपका ट्रांस रूट, ट्रेड रूट। फिर उसके बाद आपकी आ जाती है लोकल डेवलपमेंट, लोकलाइजेशन, आपकी इकोनॉमी। यू आर सफरिंग विद दैट। आपका ट्रेड डेफिसिट हमेशा, आपकी इंपोर्ट्स 32 अरब डॉलर की हैं, आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इंपोर्ट्स जो हैं वो 80 बिलियन डॉलर की हैं। सो दैट ह्यूज गैप, हाउ यू आर गोइंग टू फिल इट? वो अगर फॉरेन रेमिटेंस ना हो तो हम तो बिल्कुल ही अगर फॉरेन रेमिटेंस ना हो तो हमारी इकोनॉमी तो Collapse एक करती है। महीना नहीं चल एक सकती। महीना नहीं चल सकती। तो खैर, फॉरेन रेमिटेंस पे भी कभी प्रोग्राम करेंगे, इंशाल्लाह। इस पे भी बात करेंगे। तो क्या हम लोग उस फायदे को उठाने के लिए तैयार हैं कि जो इस रूट के जरिए अवेलेबल है, यानी वो तमाम ट्रांसशिपमेंट। यू जस्ट इमेजिन लाइक इफ देयर आर 1 मिलियन कंटेनर्स और उन 1 मिलियन कंटेनर का आप सिर्फ टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस ले रहे हैं, तो यू गेस हाउ मच? 138 बिलियन डॉलर फॉर वन कंटेनर। जस्ट कन्वर्ट इट कि आपकी सिर्फ टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस कितने बिलियन डॉलर है, एंड दैट ट्रांसपोर्टेशन, that road link, all the taxes you will pay on the road, और फिर इकोनॉमी इज ऑन अ मूव। और फिर इसका एक अगला इम्पैक्ट आता है। अब CPEC फेज 2 में, उसे कहते हैं, चाइनीज कहते हैं CPEC फेज 2.0। 2.0 जी सर। अच्छा, अब सोचने की बात यह है कि व्हाट इज 2.0? व्हाट इज 2.0? किसी ने कभी ये बात करने की कोशिश ही नहीं की। हमारे बहुत सारे ट्रेड बॉडीज हैं, हमारे एसोसिएशंस हैं, चैम्बर्स हैं। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं वहाँ पे लोगों को ये मैसेज दूँ। मैंने अपनी मैनेजमेंट के ज़रिए कोई 10-12 सेशन किए हैं जहाँ पे मैंने लोगों को बताने की कोशिश की है कि हाउ एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम CPEC। 2.0 CPEC में ये है कि किस तरह से एक आम आदमी को, आम पाकिस्तानी इससे फायदा उठा सकता है। इससे फायदा उठा सकते हैं। अब आपने फायदा कैसे उठाना है? देखिए, नंबर 1, इस कॉन्सेप्ट को भूल जाइए कि चाइनीज लैंड के भूखे हैं, वो पाकिस्तान में लैंड लेने आ रहे हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये लॉ ही नहीं है कि वो लैंड बेचते ही नहीं है गैर मुल्की को। अब ये जितनी कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट करने आई है उनको लीज पे मिलेगी, और वो लीज होगी कंपनी के नाम पे, और उस कंपनी में एक लोकल पार्टनर होगा। ओके, ठीक है। दिस इज मैंडेटरी इट इज टू हैव अ लोकल पार्टनर। देयर मस्ट बी अ लोकल पार्टनर, and the land will be under the name of the company, not in a person. Not on the name of the state. हो ही नहीं सकता। That is purely a B2B agreement. It is purely a B2B. अच्छा, अब B2B आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया यहाँ पे लोगों को समझाने में।
शायद एक डेकेड लग जाए कि B2B क्या होता है। इन्हें ये भी चीज़ नहीं पता। फेज 2 2.0, इसका मतलब है 2.0 के बाद शायद 2.5 भी आ जाए और 3 भी आ जाए। एग्जैक्टली। मैंने आज से कोई तकरीबन 4 साल पहले, 4.5 साल पहले जब CPEC अथॉरिटी से बात की तो मैंने उन्हें कहा कि दिस इज CPEC फेज 1 एंड देयर विल बी अ CPEC फेज 2। मुझे ये बात बताने में शर्म नहीं आनी चाहिए, तो वो मेरे मुंह की तरफ देख रहे थे कि ये CPEC फेज 2 क्या है। दे वर सो लेस इन्वॉल्व्ड। अब CPEC फेज 2 में आपके यहाँ पे आनी है B2B। रियल डेवलपमेंट किसी भी मुल्क में होती है वो बिजनेस टू बिजनेस होती है, पीपल टू पीपल होती है। जब यहाँ पे इन्वेस्टर आते हैं, अब यहाँ पे एक और बड़ा खतरा है। लोगों के जहन है ना, वो कहते हैं जी कि अगर यहाँ पे चाइनीज़ आ गए तो हमारे लिए बिजनेस के चांस नहीं रहेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। सर ये कंसर्न जो है ये आप नहीं समझते कि जेन्युइन कंसर्न है उनका? मुझे सिर्फ इसका जवाब दीजिए कि जब टाइपराइटर होता था, मैनुअल टाइपराइटर, तो क्या उस वक्त कंप्यूटर आने के बाद मैनुअल टाइपराइटर वाले भूखे मर गए? क्या AI के आने के बाद जो कहा जा रहा है कि इतनी जॉब्स मिस हो जाएंगी, तो ये एक और क्रिएशन होती है। कंपटीशन आप कहते हैं इंक्रीज हो सकता है। जब भी फॉरेन इन्वेस्टर आता है वो हमेशा अपने साथ 2 चीजें लेके आता है। नंबर 1 टेक्नोलॉजी, नंबर 2 फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स क्रिएशन। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे लोगों ने एग्जांपल दी भी है, कई जगह पे वीलॉग अवेलेबल भी है। BYD एक बैटरी बनाने वाली कंपनी थी और वो नोकिया को बैटरी बना के अच्छा, दिस इज एन इंफॉर्मेशन फॉर मी कि वो गाड़ियां बनाने वाली कंपनी थी। दैट वाज बैटरी मोबाइल की 3310 की जो बैटरी है ना, उस पे BYD लिखा होता था। आई रिमेम्बर इट। ठीक है, आज BYD कहां पे खड़ी है? छा गई है। और छा कैसे गई है? नंबर 1 लोकल कंजम्पशन, R&D, कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर आपके पास चाइनीज टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं तो सबसे पहले आपका कट किस चीज पे आएगा? आपकी इंपोर्ट पे। आपकी डिपेंडेंसी किस चीज की है? आप $5 बिलियन का, $4 बिलियन का, $3 बिलियन का, वट एवर इज द फिगर में से ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में $5 बिलियन मोर है, एंड दैट इज फॉर ओनली फॉर द सोलर पैनल। आप इंपोर्ट कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, ड्यूटी फ्री आ रहा है, करते जा रहे हैं। कंक्रीट के आपने बंकर्स बना दिए हैं यहाँ पे, किस लिए? उससे यह ज्यादा बेहतर नहीं था कि चाइना से कोई 2-3 कंपनियों को यहाँ पे पार्टनरशिप में ला के सोलर सेल बनाने का प्लांट पाकिस्तान में लगाया जाता, और पाकिस्तान की $5 बिलियन आपका ट्रेड डेफिसिट कहां पे बैलेंस हो सकता है? विद इन दैट 2-3 प्रोडक्ट्स। विच आर दोज प्रोडक्ट। और फिर आप उसे एक्सपोर्ट शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन हमने यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। हमारी प्रॉब्लम्स पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 आ रही है कि हम लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करने के काबिल ही नहीं हो पा रहे कि दिस इज इन अ बेनिफिट ऑफ एनी कंट्री। अगर किसी को ऐसा लगता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले एक दफा मार्शल प्लान जाके स्टडी कर ले। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आज कोरिया जहां पे खड़ा, जापान यहां पे खड़ा, जो यूरोप जहां पे खड़ा, दैट वाज अंडर द मार्शल प्लान। नहीं, आई थिंक FDI से तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि FDI आए, बट द प्रोसीजर दैट शुड बी अडॉप्टेड, उस पे थोड़ा सा कंसर्न। आप मुझे बताइए प्रोसीजर में क्या, कहां पे गलती है? जैसे इंटरेस्ट रेट्स जो है ना, वो वेस्ट की तरफ से ये एलिगेशन लगाया जाता है पाकिस्तान का कि जो आप वहां से लेते हैं लोन्स की शक्ल में, अगर आता है FDI नहीं, लोन्स की बात करूं, उसमें आप इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई होते हैं कंपैरेटिव टू अदर लोन्स जो आप दूसरे। आपको दुबई ने $3.5 अरब दिए थे 6% के लोन में। पूरी दुनिया में डॉलर के अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो 3% से ऊपर नहीं होता। इतना ही। तो वो जो हमारे ब्रदरली कंट्रीज जो हमारे साथ बड़ी जप्पियां डाल के बैठते थे, जिन्हें हमने 100 दफा हेल्प आउट किया, वो तो 6% इंटरेस्ट वापस भी ले लिया उन्होंने, और वापस भी ले लिए। अब बात यह है कि अगर CPEC फेज 1 में जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसमें ज्यादातर मॉडल जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का वो BOT मॉडल है, बिल्ट ओन एंड ट्रांसफर है।
इंफ्रास्ट्रक्चरल लोन आप पे लायबिलिटी नहीं है, आपने यू नीड टू पे इट विद द कंसेंट ऑफ द चाइनीज गवर्नमेंट, जो वहां से वो बिजनेस करेंगे उससे आपने वो लोन पे करना है। ये जो मैंने ऑरेंज लाइन ट्रेन बनाई है, ये कितने से पाकिस्तान अच्छा के पास देखिए, आ गई? ऑरेंज ट्रेन लाइन एक एक्सेप्शनल आइडिया है, ये हमारे वजीर आजम साहब की एक जिद भी थी। वैसे ठीक है। जब भी हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाएंगे, लेकिन जब भी ऐसे जो बनते हैं ना, तो वो सब्सिडाइज ऐसी होती है, सब्सिडाइज होती है पूरी दुनिया में। हमारे यहाँ पे तो एक लाइन है, बीजिंग में मेरे ख्याल 28 लाइनें हैं, ग्वांगझो में 24 लाइनें हैं, शंघाई में शायद 26-28 लाइनें हैं। बात ये है कि वो सब्सिडाइज कैसे करते हैं कि वो उसके साथ जो उसके एग्जिट्स होते हैं वहाँ पे फ्री मार्केट्स बना देते हैं। हमने एग्जिट्स को खाली छोड़ दिया, एग्जैक्टली। उससे उन पैसों से वो सब्सिडाइज कर देते हैं, लेकिन हमने इस चीज को सोचा नहीं। खैर, आई डोंट वांट टू बी पॉलिटिसाइज्ड, एग्जैक्टली। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं किसी पे तनकीद करूं, बट एनीवे फॉर द फ्यूचर हमें ऐसा सोचने की जरूरत है। तो मेरा ख्याल है कि ऑरेंज लाइन इज एन एक्सेप्शनल एग्जांपल, बट वी हैव द अदर एग्जांपल्स लाइक जब सेंट्रल रूट बना सीपैक का, कितने फासले उसने मिनिमाइज कर दिए। वो उसने कहा था ना, आइजनहावर ने शायद कहा था, उसने कहा था कि जिस इलाके को तरक्की देनी है वहाँ पे सड़क ले जाओ। लेकिन सर हमारे तो यहाँ पे एक नैरेटिव बड़े अरसे तक चलता रहा है कि ये सड़कें बनाते हैं, सड़कों पे पैसा लगाते हैं, सड़कों से लोगों को खाना तो नहीं मिलेगा, सड़कों से लोगों को रोटी तो नहीं मिलेगी। सर वो जिन्होंने ये नैरेटिव बनाया था ना, आज वो खुद मिसाल बन गए। मुझे ये बताइए कि इदारे कैसे बनते हैं। उन्होंने ये मिसाल दे दी कि हजरत उमर के दौर में सड़कें नहीं बनाई थी उन्होंने, लेकिन उन्होंने पुलिस का महकमा, डाक का महकमा, फौज का महकमा बनाया था। अगर उस वक्त सड़क की इस तरह जरूरत होती तो वो भी बनती, सब कुछ बनता। देखिए कौम में ये जो सड़कें और रेलवे होती है ना, ये आपकी खून की रगें होती हैं, आपकी नेशन की एक उसकी वेन्स होती हैं जो उस पूरी नेशन को आपस में जोड़ के रखती हैं। क्या हमने उसके लिए कुछ करने की कोशिश की? इसके छोड़ेंगे ये जो पॉलिटिकल नारे हैं, पॉलिटिकली तो और भी बड़े नारे लगे हुए हैं, सब ने लगाए हैं अपने अपने वक्त में, सब ने ये बात की है, लेकिन इन चीज़ों में हकीकत नहीं है। अब अगर हमारी आवाम को ये नहीं समझ आती कि वो फासला जो इस्लामाबाद से लेके कालाबाग तक का जो 8-10 घंटे का था, वो अगर 1.5 घंटे का 2 घंटे का हो गया है, और उसके इर्द गिर्द जो लिंक रोड्स है, वो लिंक कितना असर पड़ेगा, लोकल लोगों की प्रोडक्टिविटी पे कितना असर पड़ेगा, मंडियों पे माल पहुंचाने में कितना फर्क पड़ेगा। तो ये अगर ये सारा बेनिफिट नहीं है तो फिर और कौन सा शऊर है? वो शऊर तो फिर आपको लेने के लिए शायद चांद पे जाना पड़ेगा। तो ये शऊर के नाम पे जो एक ड्रामा किया गया, इसे दफा करेंगे, पॉलिटिकल बात। ठीक है, हाँ वो हम इसको छोड़ देते हैं। सर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है ना, वो कुछ बने भी, लेकिन उनमें कुछ सुस्त रवि का हमने देखा कि वो शिकार रहे। व्हाट वाज द रीज़न? और वो आप क्या समझते हैं कि उन पे कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं कि वहाँ पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए? दो बड़े अच्छे क्वेश्चन है। नंबर 1, बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार है। हमारा सबसे कामयाब मॉडल फेडमिक आज भी 40-45% आबाद है। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मैनेजमेंट जो भी एक कंपनी है, ये हमारे पास सबसे सक्सेसफुल एग्जांपल है। ठीक है, लेकिन वो सक्सेसफुल एग्जांपल भी सक्सेसफुल नहीं है। क्यों नहीं है? फिर उसके बाद काज़ाज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट, आपने 1 एकड़ का रेट रख दिया, तो आपने 3-3.25 करोड़ से शुरू किया, 6 करोड़ प्लस कर दिया। दुनिया में इंडस्ट्रियल जोन्स ऐसे नहीं बनते। आपको किसने बता दिया कि इंडस्ट्रियल जोन्स ऐसे बनते हैं? इंडस्ट्रियल जोन हमेशा ऐसे बनता है कि आप इसमें कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, आप कितने % एक्सपोर्ट करेंगे, आप कितने % इंपोर्ट पे कट लगाएंगे, देन दे डिटरमिन द प्राइस। वो अथॉरिटी उस प्राइस को डिटरमिन करती है। आपने तो रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू कर दिया, 6 करोड़ रुपए एकड़, आप लाहौर से 40 किलोमीटर दूर एक जगह दे रहे हैं। वो कौन एसएमई वाला लेगा? कोई भी नहीं लेगा। अच्छा, अब उसमें आपने एसएमई का भी जिक्र कर दिया, तो एसएमई का मतलब तो ये है कि जहां पे 3 लोग भी काम कर रहे हैं, वो एसएमई बिल्कुल छोटा। वो छोटे यूनिट्स, वो प्लग एंड प्ले,
वो छोटे छोटे मॉडल्स वो कहाँ पे चले गए? आपने तो जिस इंडस्ट्री के लिए वो इंडस्ट्री को जगह भी एलोकेट की, आपने उसको रियल एस्टेट मॉडल में कन्वर्ट कर दिया। दुनिया में ऐसा नहीं होता सर। मैंने चाइना में बड़े सक्सेसफुल मॉडल देखे हैं। तिएनजिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाज अंडर माय आइज। सर वो कैसे काम करता है? वो काम ऐसे करते हैं कि वो हमेशा ये देखते हैं कि इससे हमारी इंपोर्ट्स को कितना कट लगेगा, हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी बढ़ेंगी, हमारी एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट होगी। ओके। अब पाकिस्तान में कौन सी इंडस्ट्री लगने की ज़रूरत है? सबसे पहले अब लोग अक्सर एक और गलत कॉन्सेप्ट जिसे मैं क्लियर करना चाहता हूँ। हम लोग कहते हैं कि चाइनीज हैव अ चीपर लेबर। व्हाट डू यू मीन चीपर लेबर? बीजिंग इज द सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री सिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर टोक्यो। आज चाइना की पर एनम इनकम इज समवेयर इट इज ट्रैवलिंग लाइक $20,000 per annum. And what Whereas we are standing is less than $1,900. मिनिमम वेज क्या है सर उधर चाइना में? Minimum wage is like $500. Minimum. मिनिमम वेज हमारे वहाँ तो मतलब we are the हम तो more अभी भी cheaper. $120 पे ट्रेवल कर रहे हैं कि वो भी पूरी नहीं हो रही। अच्छा, फिर हम कहते हैं जी चाइना की सस्ती लेबर पे। किसी ने चाइना को देखा है? वो जो बैठ के टीवी पे बैठ के बहुत सारे मुफक्करीन, जो सियासी मुफक्करीन है, जिनका काम नहीं है इकोनॉमी के साथ, वो ऐसे बात करेंगे कि जैसे पता नहीं उन्होंने क्वार्टर को बड़ा कोई अंदर से स्टडी कर लिया हुआ है। किसके पेरोल पे बात करते हैं? देयर इज नथिंग लाइक दैट। आपकी चाइनीज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पाकिस्तान का जियो स्ट्रैटेजिकल इसकी पोजीशन का एडवांटेज लेते हुए, क्योंकि चाइना के जो 12 वेस्टर्न प्रोविंसेस हैं वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी है। इंस्पायर्ड दे रूट देयर गुड्स फ्रॉम लाइक निंशा एंड अप टू शंघाई और ग्वांगझो और शेंचन और तिएनजिन पोर्ट। दे विल प्रेफर दैट दिस गवादर इज मच क्लोजर। So what they will prefer? गैराबाद भी हैं वो, और वो गैराबाद भी है। जी बिल्कुल, ये आपकी बड़ी एक टेक्निकल बात है। Now China is diversifying its population to the western provinces. Exactly. And they are very successful. And they are diversifying their economy as well. So what is the best route available? It is Gwadar. Gwadar. Super. So where is the key? Is the Gwadar. Beside that, आपने जो करना है, आपने यहाँ पे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे हैं वहाँ पे उस इंडस्ट्री को एंगेज करना है जो लेबर ओरिएंटेड है। अब फिर वही क्वेश्चन है, व्हाट आर दोज इंडस्ट्रीज? स्पेशली आपकी अपैरल, आपकी शूज, आपकी हाउस होल्ड इंडस्ट्री। ठीक है, ये मोस्टली बेस करती है, ये टेक्नोलॉजी पे बेस नहीं करती, ये मैन पावर पे बेस करती है। अभी रोबोटिक का बड़ा दूर जमाना है, अभी बहुत दूर जमाना है, अभी बहुत दूर है अभी। अच्छा, फिर आपकी और फिर उसमें आपने बेनिफिट क्या लेना है? आपने सबसे पहले अपनी लेबर को कंज्यूम करवाना है। आप हर साल 30 लाख यंगस्टर्स आपकी सोसाइटी में इंगेज हो रहे हैं जिनके लिए आपके पास जॉब्स नहीं है। वो जॉब्स कहाँ से आएंगी? वो जॉब्स आएंगी जब इंडस्ट्री लगेगी। और अगर सीपैक फेज 2 विद इट्स ऑल स्ट्रेंथ अगर ये कामयाब हो जाता है तो इट इज एक्सपेक्टेड कि 2.5 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। 2.5 मिलियन जॉब्स। 2.5 मिलियन जॉब्स। अच्छा, वो 2.5 मिलियन जॉब्स एक्टिव जॉब्स हैं। उसके साथ हर एक्टिव इंडस्ट्री के साथ उससे 300 टाइम पैसिव इंडस्ट्री होती है जो कि लोकल होगी। अब लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि ये नहीं कि BYD सारी गाड़ी खुद बना रही है। नो, वहां वो कोई हैंडल बना रहा है, कोई पंप बना रहा है, कोई ये बना रहा है, कोई लॉट ऑफ लोकल इंडस्ट्री विल डेवलप। और उसे कहते हैं पैसिव इंडस्ट्री। और पैसिव इंडस्ट्री में 300 टाइम जो है वो कंजम्पशन है किसकी? लेबर की। अच्छा, इससे भी बड़ी बात, एक सवाल जो किसी ने कभी नहीं पूछा कि इज दैट पाकिस्तान इज रेडी फॉर दैट और नॉट? मोस्ट रेलेवेंट पाकिस्तान कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारा टेक्निकल बोर्ड है, हमारा टेक्निकल सिस्टम है, हम लोगों ने आज तक क्या उनके लिए वो स्किल्ड लेबर पैदा की है जो हमें सीपैक फेज 2 के लिए चाहिए? हमने पैदा नहीं की। हम लोग आज भी इकोनॉमी के, एजुकेशन के उस स्टैंडर्ड्स पे खड़े हैं कि जहां पे जॉब सीकर्स ही मिलेंगे, आपको जॉब प्रोवाइडर ही मिलेंगे।
इवन फॉर एनी क्लास पूरी दुनिया में आपके ड्राइवर भी क्वालिफाइड होते हैं, आपके स्वीपर भी क्वालिफाइड होते हैं, आपके प्लम्बर, देयर आर सो मेनी एरियाज। जैसे टेफ्टा वैसे इस पे काम तो कर रहा है कुछ हद तक, सर बट नॉट एट टू दैट एक्सटेंट हम ये कह सकते हैं। आई होप कि टेफ्टा इस पे मजीद काम करे, इसमें कोई शक नहीं है। वी शुड नॉट डिसअप्रिशिएट, बट वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट सर्टेन एरियाज कि जहाँ पे पाकिस्तान को लेबर कंजम्पशन की जरूरत पड़ेगी, और वो सारे एरियाज आइडेंटिफाइड नहीं है। बजट कंस्ट्रेंट भी तो आपको पता है ना हमारी, अभी तो हमारे पास डेवलपमेंट के पैसे हमने वो कम कर दिए, जो तरक्याती फंड हमारे। अच्छा देखिए, ये वो चीज़ें हैं जिसमें हम वी कैन एंगेज अंडर CPEC, बिकॉज एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ CPEC, एग्रीकल्चर इज़ अ पार्ट ऑफ CPEC। क्या हमारे 1000 स्टूडेंट वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग नहीं ले रहे? इट इज़ अंडर द CPEC। अच्छा, एग्रीकल्चर में तो काफ़ी स्टूडेंट्स पाकिस्तान से गए भी हैं, 1000 स्टूडेंट गए हैं। आई होप दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, ये एक गवर्नमेंट का, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड इन पाकिस्तान। दे शुड डू वेरी गुड, क्योंकि वंस दे आर बैक दे हैव टू बी on Pay that back. ground to implement these all that technology that they learn from China. उसको उन पे काम करने की जरूरत है। So on broader aspects, इस पे एक क्वेश्चन, सॉरी मैम, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स इन चाइना? देखिए चाइना की यूनिवर्सिटीज नाउ दैट यूनिवर्सिटीज आर लीडिंग यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड. Tsinghua University is one of the leading universities in China. It's ranked number 1 already, especially in IT. Ranked they are number 1 in the world. In the world. Oh. And they rank number 3 in the world totally. लेकिन अभी कहा जा रहा है कि शायद now they have upgraded. But anyway, 80,000 students हैं वहाँ पे. अच्छा, by the way, मैं कभी Tsinghua University में लेक्चर भी दिए हैं. अच्छा, माशाल्लाह. मैंने बीजिंग यूनिवर्सिटी, one of the leading university, मैंने वहाँ पे भी लेक्चर दिया है. ये एक ऐसा पाकिस्तानी मेरे लिए एक बड़े फख्र की बात है. तो दे वांट टू वेलकम योर स्टूडेंट्स, आप उन्हें भेजें वहाँ पे, और बल्कि स्टाइपेंड है, बड़ा हाई स्टाइपेंड है, खासतौर पे PhD स्टूडेंट्स के लिए. हर चीज़ फ्री है, $700 भी वो देते हैं कि ठीक है आप आएँ यहाँ से PhD करें. तो वी शुड, हमें ये देखने की ज़रूरत है ना. तो बिसाइड दिस ऑल, हमें हमारी इकॉनमी, हमारी GDP का वॉल्यूम, हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारी GDP का वॉल्यूम क्या है. $420 बिलियन ऑलमोस्ट. अगर हम इसमें वो शामिल ना करें जो हमारी डिजिटल इकॉनमी है, जो कि अभी तक इट इज़ नॉट दैट क्लैरिफाइड. कोई कह रहा है $280 अरब की है, कोई कहता है $300 अरब की है. ओके, फॉरगेट इट. वो सारी इंजेक्ट करें. तो अगर आपके मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पिछले साल सितंबर में एक मीटिंग में मैं गया, बीजिंग में हुई. वहाँ पे वर्ल्ड होटल, क्या है उसका पूरा नाम मेरे जिन से निकल गया, इट इज़ समथिंग लाइक दैट. वहाँ पे मीटिंग, वहाँ पे एक ओपन वो होता है, एक सेशन होता है. वहाँ पे पूरी चाइना से इन्वेस्टर्स आते हैं. ऑलमोस्ट $22 बिलियन के एग्रीमेंट साइन होते हैं, MOUs. क्या पाकिस्तान में कभी $1 अरब, $1.5 अरब से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिछले 50, 60, 70 साल से आई हो? और वो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे कहा जाता है ना, वो भी झूठ होता है. वो ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं जो कनाडा की इमिग्रेशन ले लेते हैं, वहाँ से बैठ के कहते हैं जी हम ओवरसीज इन्वेस्टर हैं. हम अमेरिका से बैठ के कह देते हैं हम ओवरसीज इन्वेस्टर हैं. वो होते तो पाकिस्तानी. $1-1.5 अरब, $22 अरब के एग्रीमेंट वहाँ पे साइन हुए. फिर इसी साल पिछले माह लाहौर में एक सेशन होता है, एक बड़ा, और एक बड़ा उसमें क्रेडिट जाता है. आई मस्ट से दिस क्रेडिट मस्ट पास टू दैट आवर commercial ambassadors in China. They are based in Beijing, Chengdu, Shanghai, Beijing, and they are doing excellent. And they, in the second session, the first session they arranged to something like the MOUs like $22 billion more, and in the second session at Pearl Continental Lahore, the total amount that was proposed to be, and this need to be executed, was $12 billion more. And recently, on 24th of this May, at Hangzhou, what we normally pronounce as Hangzhou. Hangzhou is a house of Alibaba. It's a home of Alibaba. So
At Hangzhou, they have proposed about $7 billion projects. So the total investment in the second phase of the CPAC may go beyond the limits of $200 billion. So that is all is a foreign direct investment. Is that we are ready to attract these all Chinese investors? They are coming to Pakistan for investment. Our government, our SIFC, okay, they are working well. SIFC did their job. But we need to facilitate them. At what extent? If we are just able to execute these three events that have been held by the Pakistan government in last few months, the total investment volume is like $42 billion. So you can imagine, like this $42 billion can directly come to where on the ground level. लेकिन हमारे यहाँ पे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है. कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ लोग हैं, अक्लमंद हैं, समझदार हैं, उन्हें समझ आती है कि यस, कन्वर्ट इट इनटू अ बेनिफिट. वो जो ये कहते हैं ना कि जी पाकिस्तान में वो चाइनीज आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे. चाइना में सारी जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम था जापान का वो इस वक्त चाइना में है. तो शिबा, टोयोटा, मित्सुबिशी, व्हाटएवर यू नेम, एनईसी, उन सब ने अपनी फैसिलिटीज वहां से उठाई, यहाँ पे ले आए. बट सर इसमें एक जो अच्छा, इससे क्या जापान की इकोनॉमी जो है वो बंद हो गई? नहीं, वो बंद नहीं हुई, लेकिन एक और जो क्वेश्चन है ना, वो ये जो पाकिस्तान का लव अफेयर है ना विद अमेरिका एंड फिर जो चाइना, इसको भी तो आपने बैलेंस करना है ना गवर्नमेंट ने किसी तरीके से. देखिए, जो आप मेरी एक बात याद रखिएगा. इन द फ्यूचर वेयर योर इकोनॉमी विल ट्रेवल, योर स्ट्रेटजी विल ट्रेवल ऑन द सेम वे. Where is your economy? In China. Yes. Your dependency. Even your strategical. आपको आज it is announced कि पाकिस्तान की 81% procurement उसके ammunition की कहाँ से है? चाइना से. आपका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? चाइना. मैं ये नहीं कहता, I don't want to disgrace Americans. Okay, the Chinese will never stop you. They will never ask you that you don't need to deal with the Americans. Okay, you are very open. लेकिन उस बैलेंस को आपने कैसे बनाना है? I think we are too good maintaining that balance for now. Somehow recently you can say that. इस सारी सिचुएशन में आप ऐसा कह सकते हैं. लेकिन बात ये है कि एक अमेरिकन पाकिस्तान आता है, वो तो पाकिस्तान में फिर सकता है बिल्कुल बगैर सिक्योरिटी के. उसके ही हैव दैट ब्राउन हेयर्स, द ब्लू आइज और वाइट कलर और व्हाटएवर. एवरीबॉडी कैन से ही इज अ फॉरेनर. बट व्हाई नॉट चाइनीज? वेयर इज द स्ट्रेटेजिकल डेप्थ in the name of a protection and security? How long we can keep them in kind of the places like M3 that Fed make? Is that a kind of a jail that they are living? They are our friendly brothers. They are our brothers. They came here to invest. But they did not come over to Pakistan to suffer. We are making them suffer. अब इसमें बड़ी हमने सिक्योरिटी उनको और वो चीजें सर कंट्रोल. देखिए, सिक्योरिटी ये नहीं होती जो नजर आए. मैं इस चीज से इख्तलाफ करता हूँ. Why do we need to provide them security? क्या आप अमेरिकन को, डेनमार्क से कोई आता है, आप उसे सिक्योरिटी साथ एक पुलिस वाला देते हैं? वो तो चल फिर रहे हैं. ये हाई एंड टारगेट्स जो सेट किए जाते हैं हमारे दुश्मनों की तरफ से, वो तो आपको पता है जो. अच्छा, और हम किससे नहीं पता कि हमारे दुश्मन कौन है? इंसर्जेंसीज हैं फ्रॉम अवर हमसाया कंट्री, तो फिर उसकी तरफ से किसी नहीं पता. सबको पता है. लेकिन उसके बावजूद वो लोग जो सफ़र कर रहे हैं, दे आर सफरिंग. आई मीन, अगर हमने CPAC फेज 2 को कामयाब करना है, मैं आपको गारंटी से आज मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के कह रहा हूं, सेकेंड फेज ऑफ CPAC इज इवन ब्रॉडर देन $200 बिलियन इन्वेस्टमेंट. $200 बिलियन. आई एम टॉकिंग दिस ऑन अ ground where I will keep my words. More than that. And how much time it will take? देखिए, second phase of CPAC should be like 2030.
एक्चुअली ये 230 से बहुत पहले, 230 में तो सीपैक फेज 3 आना है। ये तो दरमियान और में ब्रेक लग गया फेज था। 3 पे तो सुस्त रवि का शिकार हो गया था। फेज 3 पे तो कभी बात ही नहीं की। जिस दिन मैंने इन्हें फेज 3 के बारे में बता दिया कि फेज 3 क्या है, तो शायद हमसे ज्यादा वो एक और बैठे हैं जो दूर दराज मुल्कों में बैठे हैं, उनकी आंखें खुल जाए कि अच्छा इतनी स्ट्रेटेजिकल डेप्थ है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि चाइना इज स्टैंडिंग विद पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह वी नीड टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। सेमिनार होने चाहिए, सेशंस होने चाहिए, लोगों को एजुकेट किया जाए। वो कंपनीज जो पाकिस्तान में B2B इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, $50,000 से करना चाहती हैं, लोकल पार्टनर ढूंढना चाहती हैं। अच्छा एक और चीज आपको बताता हूं सामा, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आपके पास चाइनीज के मुकाबले में पैसे हैं तो आप उनके साथ पार्टनर बन सकते हैं। यू कैन इवन बी पार्टनर विद 3% ऑफ द कैपिटल। इज इट बाय लॉ और ये इट इज बाय लॉ। ओके। अच्छा अब ये काम क्या है, 97 कैपिटल बाय द चाइनीज एंड अब ये बात जो है, क्या एसएससीपी के प्लेटफॉर्म से कभी इस बात को इस तरीके से बताया गया? अच्छा एक और चीज बताता हूं, इंफॉर्मेशन फॉर मी एज वेल, आई डोंट नो। एक और चीज आपको बताता हूं कि अगर कोई ऐसे भी हैं जिनके पास अगर पैसे नहीं भी हैं तो दे डोंट केयर फॉर द मनी, वो दे से व्हाट इज दैट यू आर इनफ कैपेबल टू असिस्ट अस ऑन दिस प्रोजेक्ट, वो विल स्टिल गिव यू अ स्टेक एज अ पार्टनर। वाओ। अच्छा अब हमें एक खाली वर्किंग क्लास नहीं डेवलप करनी है। हमें अगर लोग मेरे पूरे प्रोग्राम को नहीं देखेंगे तो समझेंगे शायद हमने खाली लेबर कंज्यूम करवानी है। हमारे एग्जेक्टिव्स भी हैं, उन्होंने भी कंज्यूम होना है, और कैसे कंज्यूम होना है वो सब कुछ मौजूद है। यू मेक योरसेल्फ। और हमारे एग्जेक्टिव्स जो हैं वो यही एग्जेक्टिव जब बाहर जाते हैं तो दे डू वंडर्स। दे डू वंडर्स। अगर यहाँ पे उनको वही आप सारा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, उनको बेसिक जो उनको चीजें चाहिए, तो आई थिंक दे डू वंडर्स आल्सो हियर। यस दैट इज व्हाट आई बिलीव। तो इन सारी चीजों को अगर देखें तो हमें वो बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत है। आप इस सिलसिले में मेरे से कोई प्रोग्राम कर सकते हैं कि इंशाल्लाह इसको कैरी ऑन करेंगे। माइंस एंड मिनरल्स आपका एक सेगमेंट है, पैरेलल आपकी डेप्थ है, पैरेलल है, आपकी एग्रीकल्चर है, दीज ऑल कमोडिटीज, ये आपकी आप इलेक्ट्रिक कार्स जो बैटरी, और ये इतना बड़ा एक सेगमेंट, आई थिंक इसके ऊपर तो पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा हम बात कर सकते हैं। इस पे बस ये फिर इस पे हम आपके साथ एक अलग से बात करेंगे क्योंकि ये वाकई बहुत बड़ा सेगमेंट है, मैं अभी इसे एक्सप्लोर नहीं करना चाह रहा। तो पाकिस्तान को हमें लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। अवेयरनेस ये है कि जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि चाइनीज़ आएंगे, यहाँ से ज़मीनें खरीद लेंगे, आपकी जगहों पे कब्जा कर लेंगे, आपकी इंडस्ट्री पे कब्जा कर लेंगे, आप नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, आप मज़ीद आके निकल जाएंगे। आप उनसे टेक्नोलॉजी सीखेंगे, एक दिन आएगा यू विल रिप्लेस देम। बिल्कुल ऐसा होगा। आप आज भी बजट की आमद है, आपके सामने है। हम एजुकेशन पे शायद 1% खर्च करने वाले हैं, अनफॉर्चुनेटली। और इसमें एक और चीज़ है, हम आपके R&D के बजट पे 0.016% खर्च करने वाले हैं, जो कि एक जोक है। इट इज़ अ जोक। भाई सीपैक ने तो आपको ये भी कहा आप एजुकेशन को भी इंगेज करें, आप R&D को भी इंगेज करें, आप यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च वर्क को इंगेज करें। आप लेके आए यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी, nobody is going to bother you for that. Why is that? हमारी यहाँ पे जो हमें प्रॉब्लम्स आते हैं ना, हम अपनी प्रॉब्लम्स को, एक काम है, अगर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने सही काम किया होता तो SIFC बनने का मकसद क्या था? अगर SIFC बनी है तो इसका मतलब है कोई तो था जो ठीक काम नहीं कर रहा था। एग्जैक्टली। मैं आपसे सवाल करता हूं, गिलगित बल्तिस्तान का बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, बलूचिस्तान का बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं। कभी ये भी बता दें कि उन्होंने कितनी प्रपोजल्स ऑनलाइन अपलोड की हैं? KP के वैसे तो वहाँ जाने के लिए मैं सोचता था कि पता नहीं शायद स्विट्ज़रलैंड बन गया होगा, वीज़ा लगाने की ज़रूरत है, लेकिन नहीं रही, क्योंकि 14 साल में कुछ नहीं जो उसके साथ हुआ है वो भी एक हिस्ट्री है। शऊर मिला सर।
हाँ शौर मिला है, लोग वाकई तो बात ये है कि अगर को थोड़ा सा काम किया है पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, दे रियली वर्क वेरी वेल. Alternatively, Sindh Board of Investment, they also did something. But beside that, ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना इंपॉर्टेंट सेगमेंट है. तो अगर हम आज कहते हैं कि SIFC क्यों बना, भाई SIFC इसलिए बना है कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट काम नहीं कर रहा था. पाकिस्तान में 2022 में मैं अकेला बंदा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की सेक्रेटरी के पास गया था ये बात करने के लिए कि जो 637 कंपनियों ने SEZ के लिए अप्लाई किया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए अप्लाई किया है, और वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, रियल फॉरेन कंपनीज हैं, उनमें से कितने ऐसे हैं कि जिनकी प्रोफाइल को आपने अपलोड कर दिया है और जिनको आपने परमिशन दे दी है. अब वो मोहतरमा मुझे कहती है 2022 आपको समझ आई गई होगी वज़ीर आज़म कौन है. Khati ji, it is very simple. We just log on to the portal and we do like this, we do like that. मैं कहा set me one successful example. एक एग्जाम्पल दे दे मुझे आप. नहीं थी. एक भी एग्जाम्पल नहीं थी. फिर मुझे कहती है डायरेक्टली रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर. यू रिपोर्ट व्हाट? आज भी किसी जगह पे होंगी वो 22वें ग्रेड में, जाहिर है मेरा ख्याल रिटायर तो नहीं हुई होंगी. तो बात ये है कि आपकी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थी जिसने CPEC फेज 2 को, CPEC फेज 2 वाज सपोज्ड टू बी स्टार्टेड इन 2023. ये आपकी जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थी इसी की वजह से SIFC को जंपिंग करना पड़ा ना. अच्छा फिर हम SIFC को क्या कहते हैं, व्हाई डिड इट जंप इन? बिकॉज दे जंप्ड इन बिकॉज यू वर इनकॉम्पिटेंट. You were not doing your job. You were not doing your job. आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आप सऊदी अरब को कहते हैं जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में करें. दे आर विलिंग एक्चुअली. मैं आपको बड़ी अंदर की बात बताता हूँ. आई मेट देम. वो कहते हैं वेयर इज द प्रपोजल. ये खाली हम एक चाइना की बात नहीं कर सकते. Where do we invest? Where do we invest? आप हमें हमारे प्रपोजल सामने रखें कि ये एरिया है, पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप में है, BOT में है, किस जगह पे है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है. अब ये तो ब्यूरोक्रेट का काम है ना, वो बना के दे गवर्नमेंट को. अच्छा ब्यूरोक्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह उसामा, हमारे ब्यूरोक्रेट मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने कसम खा ली है कि हमने काम नहीं करना. अभी वो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, आई थिंक कैसर बंगाली की थी या किसकी, वो कहे थे $100 मिलियन और FBR के आई थिंक या कस्टम के उनके पास असासे होंगे ब्यूरोक्रेट्स के पास. 100 ब्यूरोक्रेट्स. 100 बिलियन, नॉट मिलियन. मिलियन आई थिंक. नो. दैट्स अ वेरी रॉन्ग फिगर. अच्छा. वो बंगाली साहब एक वो भी एक इकोनॉमिस्ट हैं. इट इज नॉट इन मिलियंस. हु टोल्ड यू दैट? मिलियन तो मुझे लगा, मैंने पढ़ा $1 मिलियन. नहीं, $100 मिलियन. अच्छा अब बात ये है कि अगर इनका काम है फैसिलिटेट करना, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो आज हम चाइना की तरफ देख रहे हैं, लेकिन ये इदारे तो बड़ी देर के बने हुए हैं. पहले ये क्या कर रहे थे? कितनी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही थी? इजिकल टू नथिंग. आप कभी हिस्ट्री उठा के देखिए. आज अभी अगर मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सबको ये कहना चाहता हूँ, ये $42 बिलियन के जो एग्रीमेंट साइन हो गए हैं, इनको एग्जीक्यूट कर लें. सिर्फ इनको एग्जीक्यूट कर लें. आपने CPEC डिले किया, $65 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वियतनाम चली गई. चाइनीज अभी भी कहते हैं कि इफ यू आर नॉट गोइंग टू कोऑपरेट विद अस. रवांडा एक ऐसा मुल्क है सेंट्रल अफ्रीका का जो कि जंग ज़दा, तबाह ज़दा, मर गया, तबाह हो गया, लाखों लोग तब मर गए वहां से. रवांडा की आज ग्रोथ 9% है, आपकी 4.1% है. दे आर फॉलोइंग वन मॉडल प्रोवाइडेड बाय द चाइनीज गवर्नमेंट. व्हाट आर दैट मॉडल? व्हाट इज दैट मॉडल? उस मॉडल में कोई ब्यूरोक्रेटिक हर्डल नहीं है. ठीक है. वन विंडो सॉल्यूशन. वो वन विंडो सॉल्यूशन का तो हमने काफी सुना था वैसे. अच्छा कि सुनते ही रहते हैं. मेरा भी बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक है. हम कहते हैं तो वन विंडो सॉल्यूशन की अगर आप बात करते हैं तो हाउ अबाउट दैट ऑल पीपल के जो आज भी ये कहते हैं कि अब लार्ज स्केल के जो टैक्स पेयर्स हैं, आप उनसे 55 to 60% टैक्स चार्ज कर रहे हैं. यानी ₹100 कमाएं और ₹60 आप गवर्नमेंट को दे दें. फॉर गॉड सेक, इतना जुल्म ना करें, इतनी ज्यादती मत करें. तो रेवेन्यू कहाँ से पूरा करें फिर हम? सर रेवेन्यू के लिए
देखिए वो एक और प्रोग्राम हो सकता है कि ब्रॉड बेस करें अपनी इकोनॉमी को, अपने टैक्स पेयर्स को। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला उसामा, ये तो एफपीआर कहती है ना कि 1 करोड़ गाड़ी हैं, तो क्या 1 करोड़ टैक्स पेयर है? नहीं। तो फिर वो गाड़ी किसी के नाम पे तो चल रही है, ब्यूरोक्रेट पे ही आगे बात, एफबीआर पे ही आगे खत्म होती है। फिर वो गाड़ी किसी के नाम पे तो चल रही है, तो डाटा तो मौजूद है इनके पास। हमें दे आर नॉट विलिंग टू इम्प्लीमेंट इट। आज भी 5.9 मिलियन आपके टैक्स पेयर्स हैं, 1.5 मिलियन की नील की फाइल है, 24-25 लाख तकरीबन 28 लाख जो है वो जॉब होल्डर्स हैं जिनकी एडवांस सैलरी से टैक्स कट जाता है। वो भी इंडस्ट्री दे रही है। अच्छा, वो भी इंडस्ट्री दे रही है, पार्शली वो भी इंडस्ट्री, पार्शली नहीं बल्कि कंप्रिहेंसिवली वो इंडस्ट्री दे रही है। बाकी रह जाते हैं 20-22 मिलियन 2.2 मिलियन के करीब जो बिजनेस ग्रुप्स है, बिजनेसमैन है। आपकी पूरी इकोनॉमी का बोझ उन 2.2 मिलियन यानी 22 लाख लोगों ने 25 करोड़ आवाम का बोझ उठाया हुआ है आपकी डायरेक्ट। अच्छा, फिर बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कह देते हैं बैठ के कि जी वो हमारे पास तो बड़े टैक्सेस हैं जो हम मुख्तलिफ सूरतों में देते हैं, हम सेल टैक्स देते हैं, हम फलान टैक्स देते हैं, वो दूध भी खरीदने जाएंगे टैक्स देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स डिफरेंट होता है, इन दोनों को आप मैच नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो मुख्तलिफ फॉर्म में होता है, डायरेक्ट टैक्स इम्पोर्टेंट होता है। आपकी जीडीपी अभी बजट की आमद है लेकिन सर हाँ, हमारे यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का तो कोई सूरत हाल ही नहीं ना, सारी रिग्रेसिव है। हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन ही सारी वो मतलब हम उसी पे खुश हैं, उसी पे खुश हैं। अब देखें ना, पेट्रोल डलवाने जाता है आपने, आपके पास 1 अरब है तो आप जाने गए आप भी 125 रुपीज़ पर लीटर देंगे लेवी, और मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैंने भी जाके 1 लीटर डलवाया तो 124-25। अच्छा, इस पे वैसे मैंने बात की थी एक, मैंने कहा था कि ये एक जो लाओ लश्कर है इसका ना आपके इसको तो बंद करें जो आपके प्रोटोकॉल्स का है। तो उसके बाद को पंजाब गवर्नमेंट ने वैसे कहा भी है कि उन्होंने कुछ उसके बाद किया है। ये नहीं मैं कह रहा दैट क्रेडिट डजंट गो टू मी, एनीवे ये एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। नहीं सर, ऐसा आप जब भी आपने टैक्स डायरेक्ट होता है, आपका आज भी टैक्स 9.8% ऑफ योर जीडीपी है। अगर जब तक ये डबल फिगर में बल्कि ज़्यादा फिगर में नहीं जाएगा, बार बार मिसाल दी जाती है डेनमार्क की, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की, इंग्लैंड की, वेलफेयर स्टेट, फलानी स्टेट, उनका टैक्स टू देयर जीडीपी इज मोर देन 35%। वी आर 9%, वी आर 9.8%। तो एग्जाम्पल वो ना दें, पहले वैसा करके दिखाएं। हुकूमत ने क्या घर से पैसे लाने हैं, आपसे इकट्ठे करते हैं। और कोई हुकूमत अपने आप को डिफेम नहीं करना चाहती, ये मेरी बात याद रखिएगा। कोई भी हम कहें ना फलां हुकूमत फलां, कोई भी हुकूमत अपने आप को डिफेम नहीं करना चाहती। अच्छा सर, इसको थोड़ा हम कंक्लूड करते हैं। 5 साल बाद अगर 2.0 सी पैक का प्रोजेक्ट आप समझते हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, 70% भी इम्प्लीमेंट हो जाता है, कहाँ देखते हैं पाकिस्तान को? मुझे आज ही एक प्रोग्राम में सवाल किया गया कि पाकिस्तान का सरप्लस बजट, मैं का 1962-63 तक पाकिस्तान का बजट सरप्लस था। तो आज मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से एक प्रेडिक्शन करता हूं कि 2035 में पाकिस्तान का बजट फिर सरप्लस होगा इंशाल्लाह ताला। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स, हम रफ्तार सुस्त ज़रूर है लेकिन हम बढ़ रहे हैं। हमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, हमें स्ट्रेटजिकल प्रॉब्लम है, हमारे हिडन एनिमीज हैं, बहुत कुछ है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान विद इन कमिंग नेक्स्ट 5 years, एक तो मेरी ये प्रेडिक्शन लीजिए कि अगर हमारी डिजिटल इकोनॉमी रेगुलराइज नहीं भी होती तो उसके बावजूद भी हम $1000 बिलियन की इकोनॉमी को क्रॉस कर जाएंगे। उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द पॉलिसी। एक साल ऐसा भी था 2023 का कि पाकिस्तान की इकोनॉमी माइनस में गई थी। एग्जैक्टली, वो भी किसी की मेहरबानी थी, किसी की मेहरबानी थी। उसके बाद 2024 में थोड़ा सा धक्का लगा, हमने 3.6 प्रेडिक्ट किया, नहीं हो सका। फिर 2025 में थोड़ा सा और धक्का लगा, हम फिर 3 के करीब आ गए। आज हम 4.1 प्रेडिक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर आपकी रिकॉर्ड की प्रोडक्शन शुरू हो रही है, आपकी लोकल एक्सप्लोरेशन शुरू हो रही है, आपकी वैल्यू एडिशन शुरू हो रही है, आपका सी पैक शुरू हो रहा है, आपकी इकोनॉमी डिजिटलाइज हो रही है।
विद दैट ऑल मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बहुत बहुत ज़बरदस्त देख रहा हूँ। हम लोगों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। Just इस मुल्क में be रहें, इस consistent. मुल्क से मोहब्बत करें। हम्म, इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है। एग्जैक्टली। मेरा तो हमेशा एक ही पैगाम रहता है, डू इन द राइट वे। गवर्नमेंट, हाँ, गवर्नमेंट को जो मेरी हमेशा एक दरख्वास्त रहती है कि आप अपनी पॉलिसीज़ बनाएं कंसिडरिंग फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स 30 ईयर्स। एक विजन रखें, उस विजन के मुताबिक, एंड नो मैटर आज गवर्नमेंट किसी और की है, कल किसी और की है, परसों किसी और की है, गवर्नमेंट आती जाती रहती है, मुल्क वही रहते हैं, स्टेक वही रहते हैं, हम और आप यहीं पे हैं। जब तक हम इस पे काम नहीं करेंगे, कई एग्जाम्पल्स हैं, बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं, दुश्मनों की भी हैं, अपने दोस्तों की भी हैं, उन एग्जाम्पल्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी मैं थोड़ी सियासी गुफ्तगू चलें कर देता हूं कि आज भी वो कहते हैं सेंटकॉम ने ये पॉलिसी अनाउंस कर दी, ओवल ऑफिस ने ये पॉलिसी अनाउंस कर दी, व्हाइट हाउस ने ये पॉलिसी अनाउंस कर दी कि ये तीनों लहता इदारे हैं। सेम है। तो फिर उसके बाद एक और लफ्ज भी आ जाता है कि पेंटागन हैव अनाउंस दिस पॉलिसी। है तो अपनी country के ना। तो हाँ, ये umbrella सबक आप जो हमें सिखाते हैं कि आप किससे सबक लेते हैं, तो आप भी तो उसी पेंटागन से सबक ले रहे हैं। तो स्टॉप मेकिंग अस फूल। हम लोग बहुत बेवकूफ़ बन चुके, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ मत बनाए। हम जो कर रहे हैं, पाकिस्तान जो कर रहा है, ये पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में है। क्या आप सोच सकते थे उस सारे सिनेरियो को, जिस सिनेरियो को हमने फेस किया फ्रॉम लास्ट 2 months 2.5 months? क्या यूरोपियन यूनियन, क्या चाइना, जापान और मिडल ईस्ट के बेशुमार ममालिक हैं जो कि अपने आप में बड़े ताकतवर ममालिक हैं, क्या उन सब में इतनी ताकत थी कि दे कैन बी अ मीडियोकर? वो ताकत अल्लाह ने किस मुल्क को दी? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को। सो वी आर in a very safe hand, number one, and we are heading toward progress. CPAC पे बहुत सारा काम होने वाला है, माइक्रो लेवल पे, मिनीचर लेवल पे। हमें उन लोगों को, उन चाइनीज़ को एक दफ़ा वो कॉन्फिडेंस देना है जिससे वो इन्वेस्टमेंट जो उनके मुंह से मैंने लफ्ज़ सुना हुआ है, $200 billion, it was in 2019 when they said the second phase is for $200 billion. अगर वो $200 बिलियन की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में अगले 3 साल में भी आ जाती है तो पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। जो हम कहते थे CPAC इज अ गेम चेंजर, वो हो जाएगा। अच्छा, इसके फिर हम एक और उस पर बात करेंगे, इसके सेगमेंट की, इसके रूट्स, इसके कनेक्शंस, इसकी वायबिलिटी वो क्या। इंशाल्लाह सर नेक्स्ट आपको ज़हमत देंगे। आज के लिए इट वाज़ वेरी इंसाइटफुल, काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को और समझने को मिली। नेक्स्ट एपिसोड के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।